हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होगी। तो देखो, आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, या हम कहें केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। 11th का सबसे बेसिक चैप्टर क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि काफ़ी सारे फिजिकल के चैप्टर में मोल का यूज़ होता है। तो मोल है क्या? व्हाट इज़ मोल? तो मोल बेसिकली क्या है? एक सब्सटेंस के अमाउंट को बताने का तरीका है। जैसे कि एक बेसिक से एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि आप मार्केट गए, आपने मार्केट में जाके दुकान वाले को बोला, फल वाले को बोला कि भाई 1 दर्जन केले दे दो मुझे, तो वो क्या करेगा? आपको 12 केले दे देगा। आपने बोला 2 दर्जन केले दे दे, वो क्या करेगा? आपको 24 केले दे दे। तो दर्जन बेसिकली क्या है? एक सिस्टम है, बताने का तरीका है कि भाई 1 दर्जन का मतलब क्या है? 12 यूनिट। कि 1 दर्जन में कितना आएगा? 12 यूनिट आएगा। अब चाहे वो 12 यूनिट केले का हो, चाहे पेन का हो, चाहे पेंसिल का हो, चाहे अंडे का हो, जो मर्जी हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं उस दुकान वाले को जाके बोलो भाई मुझे 1 मोल केले दे दे, तो वो उसको पता नहीं है 1 मोल क्या होता है। बट हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो हमें पता है कि 1 मोल का मतलब क्या है। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब वो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयंस हो, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मोल जब हम कहते हैं किसी भी चीज़ का, उसके अंदर इतना सिस्टम है, इतना यूनिट है। तो अब मैं 1 मोल अगर बनाना कहता हूँ सपोज, तो उसके अंदर कितने बनाना आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्योंकि अगर मैं जाके उसको ये कहूँगा कि जैसे मैं कहूँ पानी, अगर मैं कहूँ कि एटम्स के टर्म में उसको बताऊँ कि भाई मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 25 एटम वाटर चाहिए, तो उसको बोलना, उसको समझना कितना डिफिकल्ट है। बट अगर मैं वही कह देता हूँ कि मुझे 1 मोल पानी चाहिए, तो 1 मोल पानी कहना कितना ईजी है, क्योंकि हमें इतना बड़ा नंबर बोलना नहीं पड़ा और सामने वालों को समझना भी नहीं पड़ेगा। डिफिकल्ट है ना बोलना कि भाई इतने एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ का बोलना। तो उस चीज़ को ईजी वे में करने के लिए हम क्या समझते हैं? मोल में उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। भाई 1 मोल कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, चाहे वो केले के हों, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, वाटर हो, HCl हो, NaOH, जो भी चीज़ हो, अगर वो 1 मोल है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इतने यूनिट्स हैं उस चीज़ के, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो अब इस मोल को निकालने के या कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एक तो नंबर ऑफ सिस्टम में हो गया कि भाई नंबर ऑफ एटम में या मॉलिक्यूल में, आयन में। दूसरा वेट में हो सकता है या उसके वॉल्यूम में हो सकता है। तो अब उन चीज़ों को हम केस बना के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो जैसे कि सपोज करो हमें इफ एटॉमिक कहें हम कि वेट गिवन है, इफ वेट इज गिवन। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे मोल को? मोल का फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल्स टू वेट जो आपको गिवन है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप मॉलिक्यूलर वेट लोगे, अगर आपको एटम दिया हुआ है तो आप एटॉमिक वेट लोगे। n से आप रिप्रेजेंट करते हो किसको? मोल को। ये हो गया सबसे पहला तरीका। एक छोटा सा क्वेश्चन हम करके इसका देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखेंगे कि कैलकुलेट द मोल ऑफ 20 ग्राम NaOH। जैसे ये क्वेश्चन, तो सिंपल सा हमें क्या करना है? हमें बस क्या लेना है? मोल n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेट जो कि हमें गिवन है कितना है? 20 ग्राम, तो हम ले लेंगे 20। और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? सोडियम का कितना हो गया? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ऐड करोगे आप, आ जाएगा ये 40। तो सॉल्व करोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 मोल या 0.5 मोल। तो ये हो गया अगर आपको वेट गिवन है तो आप ये कैसे करेंगे। ठीक है भाई, अगर हमें वेट की जगह पे मान लेते हैं एंटिटीज गिवन है, इफ एंटिटीज इज गिवन, एंटिटीज आर गिवन। अब एंटिटीज में क्या क्या आ सकता है? एंटिटीज में आपके मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आपके एटम्स आ सकते हैं और आपके आयंस आ सकते हैं। ठीक है, एंटिटीज में क्या आ सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयन। तो उसके लिए फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज क्या करना कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस बार? कैपिटल N बाय Na, जहां पे कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ एंटिटीज है
और Na क्या है आपका, वो है आपका एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है 6.022 × 10⁻23 एटम, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। ये आपको हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन इसका भी करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.011 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। किसी का भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल ले लो या एटम ले लो, जो भी आप लेना चाहो। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 3.011 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन होती है 6.022 × 10⁻23। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/20। इसको आप डिवाइड करोगे, ये चला जाएगा आपका 2 से, यहाँ पे पावर देखो 22 है, यहाँ 23 है, तो ये आ जाएगा 1/20 मोल्स आ जाएंगे आपके। सिंपल, ठीक, ये हो गया आपका केस स्टडी, ये टू था हमारा, ठीक। इसके बाद तीसरा जो केस होगा वो होगा अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, तो हम तीसरे केस की बात करते हैं। इफ वॉल्यूम इज गिवन, if volume of gas is given at STP, STP में पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां पे क्या करना है, जो भी आपको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है वो लेना है इन लीटर, नीचे आप क्या लिखोगे 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम गैस का यही होता है STP के, बस ये आप करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम और देते हैं, जैसे कि हमें वही कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम ले लेते जैसे 67.2 लीटर ऑफ H2 गैस। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली मोल्स की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें कितना गिवन है 67.2 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर। सॉल्व करोगे ये वैल्यू अराउंड आ जाएगी आपके पास 3 मोल्स आ जाएगी। ये आपके पास सिंपल सा आ गया मोल का फॉर्मूला, ठीक। अब ये हो गए 3 अलग अलग केसेस जहां पे आप मोल्स निकाल सकते हो। अब सिंपली एक ट्रिक है हम जिसको यूज करते हैं याद रखने के लिए, जिसको हम कहते हैं वाई मैप, जहां पे आप मोल्स को डायरेक्टली एक तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि हम यहाँ लिखिए मोल और ये हम बनाते हैं वाई मैप। क्या करना है आपने, एक तरफ हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ हमने ले लिया एंटिटी ले लेते हैं, जैसे कि एन, यहाँ हम ले लेते हैं वेट ले लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, लीटर में। अब अगर आपको मोल से, जैसे वेट से अगर हम स्टार्ट करें, तो अगर आपको मोल से क्या निकालना है भाई, वेट निकालना है, या वेट से आप मोल निकालना चाह रहे हो, जैसे आपको वेट गिवन है आपको मोल निकालना है, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, या एटॉमिक वेट, अगर एटम दिया है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको वेट गिवन है, मोल निकालना है, तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर देना सिंपली। लेकिन अगर आपको मोल दिया है और आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो आप उसको क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। वैसे आप कर ही सकते हो, अगर आपको मोल का फॉर्मूला पता है तो आप वेट भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हो, पर यहाँ पे इजी से वो समझ आ जाता है हमें। अगर आप एंटिटीज की बात करते हो, अगर हमें एंटिटी गिवन है और हमें क्या निकालना है, मोल, तो आप क्या करते हो भाई, डिवाइड करते हो किससे, Na से, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। और अगर आपको मोल गिवन है और आपको Na निकालना है, तो आप क्या करते हो, Na से उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, सिंपल है ये। वहीं अगर आप वॉल्यूम पे आ जाओ, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, मोल निकालना है, तो उसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, और अगर आपको मोल गिवन है और वॉल्यूम निकालना है गैस का, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। सिंपल सा ट्रिक है ये। तो ये आप यूज करोगे, आपको मोल का
बेसिक सा सिस्टम आपको क्या आ जाएगा, एकदम समझ आ जाएगा। अब इसके कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इजी क्वेश्चन अगर है तो हमने तीनों के एक एग्जांपल करके देखे, वो हमें समझ आएगा। बाद में हम हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे मेंस या एडवांस लेवल के। तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हम समझते जाते हैं, साथ में उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते जाते हैं। चलो इसके बाद जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई परसेंटेज कंपोजिशन। उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन, उसको हम परसेंटेज मास भी कह सकते हैं। परसेंटेज मास का मतलब क्या हो गया, वेट बाय वेट। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CaCO3। अब इसमें आपको एटम्स के या एलिमेंट्स के क्या बताना है, परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। तो जैसे कि हमें इसमें से किसका निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन कैल्शियम का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Ca। ठीक है, क्या करना है, या इसका बेसिक पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। आपको करना है कि अगर आप किसी भी परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट से, यानी कि वो एलिमेंट आपके कंपोजिशन या कंपाउंड में कितनी बार है, कितने टाइम्स है। फिर उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से, जो भी आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है उससे आप उसको डिवाइड कर दो। और सिंस हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि परसेंटेज निकालना। अब जैसे कैल्शियम का हम निकाल के देखते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। कितने टाइम्स है कैल्शियम, 1 टाइम, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, कार्बन हो गया आपका 12 और ऑक्सीजन 16। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 48। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100 आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 40%। ये हो गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन किसका, कैल्शियम का। इसके बाद हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन किसकी, मान लेते हम निकालते हैं, हमारे पास कार्बन है, कार्बन की निकालते हैं। जैसे कि कार्बन की कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया कार्बन का 12, सॉरी एटॉमिक मास। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम कार्बन कितने हो गए 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाती है आपके पास 12% आ जाती है। अब देखो अगर 2 का हमारे पास नोन है तो तीसरे का आप या तो 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो, या तो फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते हो। भाई फॉर्मूले से निकाले तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास कितना 16। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100। कितनी आ गई है वैल्यू 48%। अगर आप इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस करते तब भी वो वैल्यू कितनी आनी है हमारे पास 48% आनी है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट। आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। जैसे कि आप ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की निकाल लो, या सुक्रोज ले लो, उसमें निकाल सकते हो आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। जो भी आपको कंपाउंड गिवन होगा उसमें आप इजीली परसेंटेज कंपोजिशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वो है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी बेसिकली एक डेंसिटी हम सबने पढ़ी हुई है 9th 10th में, जो हम कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वो डेंसिटी हमें पता है। बट डेंसिटी एक्चुअली में जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो होती है 2 टाइप की। एक हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक आपकी होती है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, और ये भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज होती है, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड के अलग और गैस के लिए अलग। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो पहली इसमें आ जाएगी हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी। सबसे पहले आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी, और इसका बेसिक फॉर्मूला हम अब तक पढ़ते हैं, जो हम हमेशा से देते हैं कि भाई D इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। ये होती है आपकी सॉलिड और लिक्विड की एब्सोल्यूट डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो है रिलेटिव डेंसिटी।
आप इसको RD कह सकते हो, इसको AD कह सकते हो। रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे D इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सॉलिड है या लिक्विड है उसकी हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि सब्सटेंस की डेंसिटी को आप डिवाइड किससे कर देते हो, वाटर की डेंसिटी से, किस पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, हमें ऑलरेडी पता है। यानी कि सब्सटेंस की डेंसिटी को आपको 1 से डिवाइड करना है तो वो वही वैल्यू आ जाती है। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसी को हम कई बार क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म से भी उसको हम यूज करते हैं। तो जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको हम कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, यूनिटलेस होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, तो जो यूनिट्स होंगी उनकी उल्ट कट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। तो आपकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, यूनिटलेस, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी आपकी यूनिटलेस होगी। तो कई बार डेंसिटी की जगह वो क्या टर्म यूज कर लेता है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या कई बार वो डेंसिटी देख के आपको पूछ लेगा कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो जो उसकी डेंसिटी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बस फर्क क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो यूनिटलेस होगी, जबकि आपकी जो डेंसिटी है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। जनरली जो डेंसिटी होती है वो हम यूज करते हैं ग्राम पर ml में, उसका यूज होता है। जनरली जो क्वेश्चंस में दिया होता है या हम यूज करते हैं वो ग्राम पर ml में यूज करते हैं। कई बार ग्राम सीसी में भी होता है या किलोग्राम लीटर में भी होता है, बट इन जनरल केस ग्राम पर ml में वो दिया होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, सॉलिड और लिक्विड की। चलो अब हम बात कर लेते हैं गैस में। गैस में आप डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं भाई गैस के बारे में। तो गैस में भी वही दो चीजें, एक हो गया आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी कि AD। तो गैस में जो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है D इक्वल्स टू PM/RT। और ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये आता है आइडियल गैस की इक्वेशन से। छोटा सा हम करके देख लेते हैं कहां से आता है। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या हो जाती है आपकी, PV इक्वल्स टू nRT हो जाता है। n को आप मोल है तो इसको आप वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से ये आ जाएगा। और आप यहाँ पे m इधर लेके जाओ, v इधर लेके जाओ, यहाँ आ जाएगा PM वेट बाय वॉल्यूम R इंटू T। और वेट बाय वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी कि D। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा PM इक्वल्स टू DRT। तो D की वैल्यू आ जाएगी PM/RT। अब देखो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो आएगी आपकी ग्राम पर लीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम होता है वो हम लीटर के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में जो आपका प्रेशर होता है वो हम लेते हैं ATM में, ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में, और जो R होता है वो हम क्या लेते हैं 0.082, क्योंकि हमें जो बाकी की क्वांटिटीज गिवन है वो किसमें है, लीटर ATM केल्विन में। तो उसके लिए जो R की वैल्यू हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। ठीक है, सिंपली अगर आपको क्वेश्चंस में इश्यू होता है पॉइंट में सॉल्व करने में तो आप इसकी जगह 1/12 भी ले सकते हो। 0.082 की जगह आप क्या ले सकते हो, 1/12 ले सकते हो। इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पॉइंट में दिक्कत होती है ना हमें सॉल्व करने में, तो 1/12 लो, इजी से उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आता है और दूसरी जो डेंसिटी आ जाती है हमारी वो आ जाती है रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, RD। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है यहाँ पे, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जिस भी गैस की डेंसिटी निकालनी है वो हम निकालते हैं किसी दूसरी गैस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अनदर गैस at constant temperature and constant pressure। ये कंडीशन नेसेसरी है कि
आपको जो डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी, वो किसी दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में निकालनी है, बट कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। अब हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था? Pm/RT। अब देखो R तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि क्या है वो? गैस कांस्टेंट है। प्रेशर और टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की कंडीशन ही यही है। इसका मतलब जो आपकी डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। डेंसिटी क्या आ जाएगी आपके? मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। और अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसको यूज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? d1/d2 = m1/m2। ठीक है, यानी कि आपको जो दो गैसेस दी होंगी उनके रेस्पेक्ट में अगर आपको निकालना होगा तो पहली गैस का मोलर वॉल्यूम, मोलर वेट डिवाइडेड बाय दूसरी गैस का जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन इसका भी करके देख लेते हैं, थोड़ा इजी होगा समझना। जैसे कि क्वेश्चन हमने कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी RD लिख लेते हैं of CH4 with respect to O2। ठीक है, CH4 की डेंसिटी आपको O2 के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी यानी कि RD क्या हो जाएगा भाई? CH4 की निकालनी है तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 12 4 16 16 होगा, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना? 32, यानी कितनी आ गई? 1/2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, अब एक टर्म और आती है इसी में, वेपर डेंसिटी, जो कि बहुत बार आपके क्वेश्चंस में यूज होती है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। तो वेपर डेंसिटी भी सिमिलर है रिलेटिव डेंसिटी जैसा, बट उसमें क्या होता है? वेपर डेंसिटी में क्या होता है? इसी का टॉपिक है ये भी। वेपर डेंसिटी में क्या होता है कि आप जो डेंसिटी निकालते हो किसी भी गैस की, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो? किसी अदर गैस के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव डेंसिटी में तो यही होता है, बट वेपर डेंसिटी में क्या करते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो जाती है आपकी फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब जब आप वेपर डेंसिटी निकालोगे तो जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा गैस का, उसको आपको डिवाइड किससे करना होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, जो हमें पता होगा है कितना है H2 का मॉलिक्यूलर वेट? 2। तो वेपर डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाता है? m/2। किसी भी गैस की निकालनी है, क्या करोगे? उसका मॉलिक्यूलर वेट उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ जैसे SO2 की निकालनी है, या कोई भी गैस ले लो, CO2 ले लो, CH4 ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी? SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना? सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का कितना? 16 2 32, ये भी कितना हो गया? 64 डिवाइडेड बाय 2। कितनी है ये वैल्यू भाई? 32 आ गई। ये हो जाएगी वेपर डेंसिटी, सिंपल। और कई बार क्या होता है कि वेपर डेंसिटी देके मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेता है, क्या करना है? 2 टाइम्स कर देना, क्योंकि क्या है? m/2 है, तो अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया तो उसका 2 टाइम्स कर दोगे, वहां पे हमें क्या मिल जाएगा? उसका सिंपली मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास भी 2 तरीके से निकालते हैं। एक आप निकालते हैं गैसियस मिक्सचर के लिए, और एक आप निकालते हैं आइसोटोप्स के लिए। तो हम पहले बात करेंगे आइसोटोप्स के लिए। तो एवरेज एटॉमिक मास फॉर आइसोटोप्स, जनरली आइसोटोप्स के लिए निकालते हैं। अब आइसोटोप आपको एक से ज्यादा, तो आइसोटोप क्या होता है पता है कि सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, वो हो जाएगा आपका आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर क्या होगा उसका? अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमें 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, कुछ भी आप ले लो। तो आइसोटोप्स फर्स्ट मान लेते हैं, आइसोटोप A है, 3 आइसोटोप हमें मान लो दिए हुए हैं, आइसोटोप B और आइसोटोप C। ये 3 आइसोटोप हमें दिए हुए हैं मान लो। ठीक है, अब
अगर आपको मौलिक एवरेज एटॉमिक मास निकलवाना है या निकालना है तो आपको दो और क्वांटिटीज वो देता है। पहली क्वांटिटी तो क्या देगा कि नेचर में उसका अबंडेंस कितना है या अकरेंस कितना, कितना परसेंटेज वो मिलता है। दूसरा कि उसका एटॉमिक मास कितना है, ठीक है। तो एक तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज अबंडेंस मिलेगा, गिवन होगा, तीन होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। और दूसरा इनका एटॉमिक मास कितना है वो भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ठीक है। अब अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपको करना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या करोगे आप, ए का जो अबंडेंस है तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ए, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, एटॉमिक वेट ऑफ ए से, ठीक है। यानी उसका अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ बी प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सी। और तीनों को जोड़ के आप किससे डिवाइड कर दो, 100 से कर दो। तीनों को जोड़ के आप किससे डिवाइड कर दो भाई, 100 से डिवाइड कर दो, वहां पे वो वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो भी आपका एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हम करते हैं जैसे कि हमें एक बेसिक्स का क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे क्लोरीन वाला, कि क्लोरीन जिसका मास कितना है 35, ये कितना गिवन है हमें 75% गिवन, और एक क्लोरीन जिसका मास कितना है भाई 37, ये कितना दिया हुआ है 25% दिया हुआ। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, सिंपल, एवरेज एटॉमिक मास, सिंपल सर। क्या करना है, कितना है भाई अबंडेंस कितना है 75 मल्टीप्लाई कितने से 35 से, इसका एटॉमिक मास कितना है 35 प्लस क्या करेंगे Cl कितना है ये दूसरा वाला 25, मास कितना है 37, क्या करें टोटल को डिवाइड कर दे किससे 100 से। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 35.5, जो हम क्लोरीन का एक्चुअल एटॉमिक मास यूज भी करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, ये केमिस्ट्री में। सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली अब तक, मोल पढ़ लिया, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लिया, और उसके बाद हमने पढ़ लिया डेंसिटी पढ़ लिया, और पढ़ लिया हमने एवरेज एटॉमिक मास। तब एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो करके देखेंगे हम पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो आपके एक दो क्वेश्चन तो आपके मेंस वगैरह में भी आए हुए हैं, एक मिनट क्वेश्चन आपको देख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन आपके, कुछ मेरे पास क्वेश्चन है भी। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ है कि आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है किसका, मोलिक्यूल्स का, ठीक है, रेशियो ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ N2 and O2, ठीक है, गैसेस मिक्सचर में, ये आपको कैलकुलेट करना है। और हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, इस क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ वेट, किस किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कितना है भाई ये 4:1, कितना है ये रेशियो 4:1, ये हमें दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है उनके मॉलिक्यूल्स का, या एंटिटी जो हम कह रहे थे मॉलिक्यूल एटम आए हैं, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स का रेशियो हमें निकालना है। हमें गिवन किसका रेशियो है, वेट का रेशियो है। तो अब समझेंगे कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं मोल के, एक फॉर्मूला तो एंटिटी वाला कि N/Na, और दूसरा फॉर्मूला क्या है वेट वाला, जो क्या है वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। अब ये भी मोल है, ये भी मोल है, क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आता है N/Na इक्वल्स टू क्या आ जाता है भाई वेट बाय मोलर वेट। अब Na तो आपका कांस्टेंट है, तो आप क्या ले सकते हो कि जो भाई एंटिटी है वो
प्रोपोर्शनल किसके हैं, वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोलर वेट के। तो अगर आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1/N2, या हम O2 और N2 ही लिखते हैं। ओके, तो NO2 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल क्या हो जाएगा। अब देखो वेट के तो ये प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल में तो यही चलेगा, यानी कि वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ N2 मल्टीप्लाई। बट मॉलिक्यूलर वेट की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो चलेगा उल्टा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 का आएगा ऊपर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 आएगा आपका नीचे। ये हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू कर देंगे भाई। ये तो हमें दिया है कितना है, 1/4। अच्छा N2 O2 है, तो हमें क्या है, O2 लेना है ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। और मॉलिक्यूलर वेट N2 का कितना हो गया, 28, और ऑक्सीजन का कितना, 32। सॉल्व करोगे इसको, 4 7 का ये आ जाएगा आपका 7/32, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेशियो की, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना है मॉलिक्यूल्स का, 7/32। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं, तो उसमें भी हम सेम रेशियो ही निकालेंगे, बट इस बार मॉलिक्यूल्स का नहीं, बल्कि इस बार हम निकालेंगे एटम्स का। ठीक है, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस में निकालना है, आपको दिया हुआ है 16 ग्राम O3, ठीक है, और 22 ग्राम आपको दिया हुआ है CO2, और 16 ग्राम में आपको क्या दी हुई है, O2, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, एटम्स का रेशियो निकालना है, किसके एटम्स का, ऑक्सीजन के एटम्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके एंटिटीज निकालो या मोल्स निकालो, सबसे बेसिक काम क्या करो आप, मोल निकालो। निकाला हमने, किसके लिए हम निकालते हैं, पहले मान लो ओजोन के लिए निकालते हैं, तो NO3 क्या हो गया, वेट कितना गिवन है, 16, मॉलिक्यूलर वेट कितना, O3 यानी कि 48, कितनी आती है वैल्यू, 1/3 आती है, ये मोल आ गई, ठीक। अब देखो मोल को हमने लिखा भाई, मोल इक्वल्स टू क्या होगा, N of O3 डिवाइडेड बाय Na, ठीक। मोल हमें पता है कितने हैं भाई, 1/3, तो यहाँ से M यानी नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ O3 कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 1/3 इनटू Na। तो Na की हम वैल्यू नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आई है इसकी आई है O3 की एंटिटी की, हमें क्या चाहिए, O3 यानी O3 मॉलिक्यूल की एंटिटीज आई है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एटम्स की एंटिटी कहा गई है, यानी कि मॉलिक्यूल में भी तो एटम्स है ना, ये क्या है, O3 मॉलिक्यूल, निकालना क्या है, एटम्स। तो O3 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे 3 टाइम्स, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना उसमें, तो 1/3 यानी इनटू 3, तो ये वैल्यू कितनी आती है, Na, कितनी आती है वैल्यू, Na। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, CO2 के लिए भी और O2 के लिए भी। चलो तो यहाँ पे हम CO2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 22 बाय ये हो जाएगा 44, कितना आया ये, 1/2, कितना आया, 1/2 आ गया। चलो वही सेम चीज कि भाई N कितना आएगा इसका भी, N CO2 इनटू Na, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, 1/2 और CO2 में ऑक्सीजन कितना है भाई, 2 टाइम्स है, तो ये भी कितना आएगा, 2 टाइम्स यहाँ हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा, Na/2 इनटू 2, कितनी आई वैल्यू, ये भी आ गई, कितनी, Na आ गई, ये भी क्या आ गई, Na आ गई। इसी तरह आप निकालो किसके लिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे आप O2 के लिए मोल निकालोगे, तो ये भी 16/32, कितना आया, 1/2 मोल्स आ गए। सिमिलरली आप इसके लिए निकालोगे Na,
यानी n नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ O2 कितना आएगा ये 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na यानी कि Na/2। सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं इसमें 2 हैं, तो एटम्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा Na/2 इंटू 2 कितनी आई वैल्यू Na, यानी तीनों में ही क्या है Na। तो रेशियो क्या आएगा 1:1:1, तो इसका रेशियो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका 1:1:1। सिंपल। तो अगर आपको एटम्स का रेशियो निकालना है तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको मॉलिक्यूल निकाला, फिर आपको देखना होगा कि मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं। क्वेश्चन को इसीलिए आप अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को, तभी आपको वो चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स का निकाल के आ जाएंगे और सोचेंगे सही हो गया, बट वहां पे आपकी गलती हो जाएगी कि आपने पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन पूछा गया है एटम्स का, निकाल आपने दिया मॉलिक्यूल्स का। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम जाएंगे मीन मोलर मास पे, जो हम कह रहे थे शुरू में एटॉमिक वेट वाला, एवरेज एटॉमिक वेट वाला। अब यहाँ पे हम करेंगे गैस के लिए, क्योंकि वहां हमने किसके लिए किया था, आइसोटोप्स के लिए, यहाँ हम बात करेंगे गैस के लिए। चलो तो देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो तो अब हमारे पास आ गया आगे मीन मोलर मास। ये किसके लिए चलेगा भाई, गैसियस मिक्सचर के लिए। ठीक है, मान लेते हैं हमें 2 3 4 जितने भी गैसेस दी हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास 3 गैसेस हैं, मान लो गैस 1, गैस 2, गैस 3। 4 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, सबका एक ही तरीके से निकालना है। तो मीन मोलर मास आप कैसे निकालेंगे गैस का, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, गैस A के मोल N1 और उसका मॉलिक्यूलर वेट गैस 1 का, ठीक है, प्लस N2 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 प्लस N3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 3, यानी कि N1 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 यानी गैस 1 प्लस N2 MW2 यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 प्लस N3 यानी मोल ऑफ गैस नंबर 3 और उसका मॉलिक्यूलर वेट, तीनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे, N1 प्लस N2 प्लस N3 से। अब थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, बट ये अलग नहीं है, ये एक्चुअली में सेम है। हम निकाल के रहे हैं मोलर मास। अब अगर हम जनरल मोल के मामले की बात करें तो वो क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो करते हैं, ठीक है। हम निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालना तो हम क्या करते हैं, वेट बाय मोल। अब आप इधर आओ, ये देखो, ये क्या है n यानी मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा आपका, वेट हो जाएगा। यानी ये बेसिकली क्या है, वेट ऑफ गैस 1 है, ये बेसिकली क्या है, वेट ऑफ गैस 2 है, ये बेसिकली क्या है, वेट ऑफ गैस 3 है, और ये क्या है भाई, टोटल मोल्स है। तो बेसिकली हमें किया गया है टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, वही तो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वेट बाय मोल्स होते हैं। हमने क्या किया है, वेट बाय मोल से तो क्या है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये आपका आ जाएगा मीन मोलर मास गैसियस मिक्सचर के लिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इजी हार्ड आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम करते हैं कि हमें मान लो गैसेस मिक्सचर दिए हैं, मान लो जैसे कि N2 O2 H2 और CO2, ठीक है। और इनका जो मोल परसेंटेज है वो कितना दिया हुआ है, इसका मान लें हमें दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, इसका मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान लो हमें दिया हुआ है 15 और इसका मान लो हमें दिया हुआ है 25। ये 100 हो गया ना पूरा, 40 20 60 और ये हो जाएगा 75 और 25, ये हो गया आपका 100। करना क्या है, मीन मोलर मास निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं, ये जाएगा मीन मोलर मास। तो देखो ये जो मोल परसेंटेज है ना, ये एक्चुअली में मोल की वैल्यू ही है एक तरीके से, कितने मोल है।
परसेंटेज करो भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना 40 और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये भी 40 है, सॉरी 40 नहीं, मॉलिक्यूलर वेट्स का कितना होगा 28, तो इसका आ गया भाई मोल आएगा कितना 40 मल्टीप्लाइड बाय 28 प्लस इसके मोल परसेंटेज कितना है 20, तो 20 इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना भाई 32 हो गया, प्लस इसका मोल परसेंटेज कितना 15 और H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 2 प्लस मोल परसेंटेज 25 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना CO2 का 44 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए 100 हो गए। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास मीन मोलर मास आ जाएगा, ठीक है, इजी है, ये आपका हो जाता है मीन मोलर मास हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या टॉपिक बच रहे हैं, एक तो बचता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक बचता है, फिर एक बचता है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री, फिर एक हमारे पास बचता है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, फिर उसके बाद हमारे पास बचेगा भाई ओलियम और H2O2 वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और मैं कहूँगा मोल के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझना बहुत इजी है इसको, पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में। लिमिटिंग रिएजेंट का अगर नेम से समझ आए यानी कि लिमिटेड रिएजेंट, कि जो रिएजेंट लिमिटेड हो वो क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वो लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि हमें एक रिएक्शन गिवन है A + 2B, इससे बनता है भाई 3C बनता है, ठीक है, और हमें मोल्स दिए हुए हैं किसके A के और B के। जैसे इसके मोल कितने दिए हुए हैं 3 मोल दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 9 मोल इसके दिया हुआ है। तो हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से A और B में से लिमिटेड रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो एक तरीका है, इजी सा तरीका है, पर इनिशियली मोल कितने दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, इसका इनिशियली मोल कितना होगा 0 मोल होगा। कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, जो भी मोल आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दो उसके कोफिशिएंट से। A का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ 9 मोल है, डिवाइड कर दो 2 से, कितनी आती है वैल्यू, ये आती है वैल्यू 3, ये वैल्यू आती है 4. जो वैल्यू कम आती है वो आपका क्या हो जाएगा लिमिटेड रिएजेंट यानी कि LR हो जाएगा, यानी कि आपका जो A है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सा टॉपिक। ऐसे भी समझ सकते हो हम, ऐसे भी देखते हैं कि भाई एक A 2B से रिएक्शन कर रहा है तो 3 मोल कितने से रिएक्शन करेंगे 6 मोल से रिएक्शन करेंगे। ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कुछ लोग कि एक A कितने से रिएक्शन कर रहा है भाई 2B से, इसका मतलब जो 3 मोल है वो कितने से रिएक्शन करेंगे 3 के 2 टाइम्स यानी 6 मोल से, जबकि हमारे पास है कितना 9 मोल से, यानी कि ज्यादा है, एक्सेस में। और अगर ये एक्सेस में है इसका मतलब A आपका क्या है लिमिटेड, तो वैसे भी निकाल सकते हो, वो भी इजी है। अब देखो एक इसका हम क्वेश्चन करके देखेंगे, उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा और किस टाइप के मेंस या नीट में क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं बेसिक एग्जांपल, बेसिक रिएक्शन N2 + 3H2 वाला रिएक्शन हम सबको आती है, क्या बनता है इससे 2NH3, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, इसके गिवन है कितने मोल 4 मोल, इसके गिवन है कितने मोल 9 मोल, ठीक है। तो आपको पहले तो अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे कि भाई लिमिटेड रिएजेंट इन दोनों में से कौन है। तो क्या करेंगे सेम मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 है, मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितनी आती है वैल्यू आती है 4, ये आती है 3, कौन कम है 3 कम है, यानी कि H2 आपका क्या है LR है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। H2 आपका क्या हो गया भाई लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोल्स ऑफ NH3 कितना होगा वो बताओ, ठीक है, कितने मोल NH3 बना वो बताओ, या क्या पूछ लेगा वेट ऑफ NH3 पूछ लेगा कि कितना NH3 का वेट है जो बना वो बताओ। क्या पूछ लेगा कि रिमेनिंग
मोल्स कितने बचे रिएक्टेंट के, रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है वो बताओ, या वही रिमेनिंग वेट पूछ लेगा, रिमेनिंग क्या पूछ लेगा, वेट पूछ लेगा, ठीक है। करना कैसे वो समझना है। अब देखो जब आपको मोल्स निकालने हैं किसके, NH3 के, जो कि इनिशियली कितने थे 0, तो बाद में आफ्टर द रिएक्शन कितने बचेंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सी ट्रिक है कि जितने आपके लिमिटिंग रिएजेंट हैं उसको इन दोनों में से माइनस कर दो, 4 - 3, 3 - 3, और उनकी कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बचता है 1, कितनी वैल्यू आती है 0, ठीक है। यानी कि रिएक्शन के बाद ये तो कितना बच जाता है 1 मोल, और H2 लिमिटेड है तो खत्म ही हो जाएगा 0 मोल, तो N2 NH3 कितना बनेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, कितने मोल यूज में है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो NH3 के कोफिशिएंट से, 3 × 2 कितने आएंगे 6 मोल, तो NH3 कितना बनेगा भाई 6 मोल NH3 बनेगा, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 6 मोल, ठीक है। कुछ लोग कैसे करते हैं कि भाई 3 से कितना बन रहा है 2 NH3 बन रहा है, 3 से कितना बन रहा है 2, तो 1 से कितना बनेगा 2/3, 9 से कितना बनेगा 2/3 × 9, तो वैसे भी उसकी वैल्यू कितनी आती है 6 की जाती है, समझ आई। 3 से 2, 1 से कितना 2/3, 9 से कितना 2/3 × 9, वो भी कितना 10। बट ये ट्रिक मुझे ज़्यादा सही लगती है, ज़्यादा इजी भी है, कैलकुलेटिव भी है, तो ये बेटर लगता है, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई 6 मोल। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा, वेट ऑफ NH3, क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा 28 × NH3 है ना, NH3 का वेट कितना 17 × 6, ये हो जाएगा। रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या बच रहा है, N2 बचा है 1 मोल, H2 तो खत्म हो गया, तो रिमेनिंग कौन है भाई N2, कितना 1 मोल, तो वेट कितना हो जाएगा 1 मोल N2 का 28 ग्राम। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और 112 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट का चक्कर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो ये आप इसको समझ गए, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उसको कर पाएंगे। कुछ भी पूछे आपसे, H2 का पूछ ले, NH3 का पूछ ले, N2 का पूछ ले, जो भी आपको दिया होगा आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका स्टाइकियोमेट्री। आज बस हम स्टाइकियोमेट्री तक करेंगे, फिर उसके बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टाइकियोमेट्री भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो उसमें क्या करना होगा भाई हमको, चलो देखो स्टाइकियोमेट्री नाम से समझ आता है कि भाई जो हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया होगा उससे हम बात करेंगे उसकी। स्टाइकियोमेट्रिसिटी भी बोलते हैं ना। तो जैसे कि मान लो हमें कोई रिएक्शन दी है, कंबशन की कोई रिएक्शन दी है, मान लो CH4 + O2, इससे क्या बनता है CO2 + H2, ठीक। तो अच्छा एक चीज, सबसे पहली जो चीज है, आप चाहे लिमिटिंग रिएजेंट की बात करोगे या स्टाइकियोमेट्री की, सबसे जो पहली चीज आपको करनी है वो रिएक्शन को बैलेंस करोगे आप, चाहे आप लिमिटेड में निकालो चाहे आप स्टाइकियोमेट्रिक निकालो। पहला काम क्या है, उस रिएक्शन को बैलेंस करना, सबसे प्रथम आपको यही करना है। फर्स्ट आपको रिएक्शन बैलेंस करना, जैसे यहाँ हम बैलेंस करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप कर लो, इसको ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल, अगर मैं जस्ट इसकी अगर कंबशन की रिएक्शन की बात करूँ तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है CXHY + Y की जो वैल्यू होती है ये आती है आपके पास Y/4O2। हालांकि यहाँ पे इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, बट फिर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये होता है फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन के कंबशन का, ठीक है। तो इस इक्वेशन की वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस हो गई इसको। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें दिया हुआ नहीं होगा, वेट वगैरह या जो भी मोल्स वगैरह, हम कंसीडर करते हैं इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही मान के, ठीक है। एक CH4 और 2 O2। तो हम लिखने का क्या तरीका होता है कि भाई 1 मोल
CH4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है कितने मोल O2 के साथ, 2 मोल O2 के साथ, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक है 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही हम कंसीडर करते हैं उनके मोल से, ठीक है। अब अगर हम इसको वेट में लिखना चाहें तो 1 मोल मीथेन, क्या वेट हो गया मीथेन का 16 ग्राम, 1 मोल मीथेन का वेट कितना हो गया 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रही है 2 मोल O2 के साथ। O2 का वेट कितना हो गया भाई 32, 2 मोल है तो 64 हो गया, 64 ग्राम के साथ, ठीक है। और बना क्या रही है 1 मोल CO2, यानी कि 1 मोल CO2 का वेट कितना हो गया 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 एंड 18 ग्राम किसका पानी, 18 ग्राम O2, ठीक है। अब इसी को वॉल्यूम के टर्म में भी आप लिख सकते हो कि 1 मोल है तो 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर CH4, 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 2 मोल का मतलब कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 44.8 लीटर O2 के साथ, और वही 1 मोल CO2 यानी कि 22.4 लीटर क्या बना रहा है भाई CO2। और अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 2 मोल थे ना तो मैंने गलती से 1 मोल 18 ना 36, 36 ग्राम वाटर ना, 1 मोल नहीं 2 मोल है, एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर। सिमिलरली आप इसको एंटिटीज के फॉर्म में भी लिख सकते हो, Na वाला, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो ये समझ नहीं पाते कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप इसको स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करो या लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि करने का तरीका ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर सा होता है, बट कंफ्यूजन फिर भी क्रिएट होता है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को देखना है अच्छे से, ठीक है, आपको क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखना है। लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको दोनों चीजें की जरूरत होगी, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B से बन रहा है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको जैसे कि ऐसे समझ ये कोई रिएक्शन है प्रोडक्ट में, तो लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन करने के लिए आपको दोनों की जरूरत होगी। अगर लिमिटिंग रिएजेंट, अगर आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है, यानी कि बोथ A एंड B इज गिवन, A और B गिवन होने का मतलब क्या है कि A और B का मास या फिर मोल दोनों के अगर गिवन है, चाहे मास हो चाहे मोल से, ताकि हम दोनों को कैलकुलेट कर सकें। अगर दोनों की चीजें गिवन है तो आप क्या यूज करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको वन ऑफ या तो, यानी कि या तो आपको A मिलेगा या तो आपको B मिलेगा, या तो A इज गिवन या फिर B गिवन, दोनों नहीं गिवन होंगे, ठीक है। अगर आपको A या B में से कोई भी एक गिवन है तो आप कौन सा यूज करो, स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। अगर दोनों गिवन है तो आप कौन सा यूज करो, LR यूज करो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन में बस देखना होगा कि हमें एक गिवन है या फिर दोनों गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन समझो, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, तो एक ही क्वांटिटी गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप क्या यूज कर लो, स्टोइकियोमेट्री यूज कर लो, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन समझ ही लेते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। जैसे कि क्वेश्चन हम लिखते हैं, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड when 2.5 mole of CH4 combust, है ना, कंबस्टेड होता है कितना, 2 कंप्लीट कंबशन है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन का मतलब पूरी की पूरी गैस क्या बन जाएगी, CO2, CO नहीं बनेगी, तो वही CH4 का कंबशन करना है। अभी जो इक्वेशन लिखी वही सेम इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ कितना था, 2 और 2 था यहाँ पे ना, क्या क्या बना था, CO2 प्लस H2O कितना 2, ठीक है। अब हमें मतलब किससे, देखो हमें क्या गिवन है,
क्या गिवन है भाई 2 पॉइंट मोल ऑफ CH4 यानी कि सिर्फ एक ही क्वांटिटी गिवन है यानी ये वाली, तो हम क्या यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक वाला यूज करेंगे। तो 1 2 1 2 ठीक है। एक CH4 से क्या बन रहा है भाई, एक मोल CH4 से एक मोल ही क्या बन रहा है CO2 बन रहा है, ठीक है ना। एक मोल CH4 से क्या बन रहा है, एक मोल CO2 बन रहा है। इसका मतलब 2.5 मोल से कितना बनेगा 2.5 मोल ही बनेगा। ये तो कर रहे थे। एक मोल से कितना बन रहा है, एक से एक बन रहा है ना, एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो 2.5 मोल से कितना बनेगा 2.5 मोल बनेगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि एक गिवन है या दोनों गिवन है। दोनों गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट, एक गिवन है तो स्टोइकियोमेट्री, सिंपल है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करेंगे। आगे वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ओलियम के क्वेश्चंस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। और कुछ और इसके पूरे चैप्टर के हम कुछ और क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। चलो तो फिर हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।